आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। बरसाती नदियों में अप्रत्याशित रूप से बारिश का पानी भर जाने से कई गांवों में पानी घुस गया। वैशाली के भगवानपुर प्रखंड के खिरखौवा गांव में पूरी तरह से बाढ़ से ये पूरा गांव घिरा हुआ है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। वैशाली की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पे भगवानपुर ब्लॉक के खिरखौवा गांव में पहुंचे हैं और ये जो देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है जो गांव में प्रवेश करती है एनएच से। और देखिए किस कदर जो है यहाँ पे वया नदी का बांध टूटने के कारण जो है वो जल जमाव है। ये तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे बिजली के तमाम जो पोल हैं वो डूबे हुए हैं, ट्रांसफार्मर है वो डूबा हुआ है। पिछले कई दिनों से यहाँ पे बिजली नहीं है। जो लोग हैं वो किस कदर जो है वो कंधे पे अपना सिलेंडर लेकर के और जा रहे हैं। घर में खाना नहीं बना है जिसके कारण सिलेंडर कंधे पे लेकर बाबा कंधा पे सिलेंडर लेके जा रहे। कहाँ से बोलिए? खिरखौवा से। कहाँ से मतलब किस लिए? भरवा है गुड़िया। अच्छा, खाना बनाने के लिए। तो पूरा घर में पानी घुस गया है? हाँ, पानी का लोगों में सब पानी घुसा हुआ है घर में। आगे पीछे प्रॉब्लम। जलावन वलावन नहीं है? जलावन कहाँ से आएगा? कहाँ जाएगा जलावन के लिए? पानी में सब पानी है जिधर तिधर पानी है, अगना घर में पानी है। तो ये सिलेंडर कंधा पे लेके जाना पड़ रहा है, तो उपाय क्या किया जाए? कितना समस्या है? बहुत समस्या खराब है सर। जो माल जाल सब आगे पीछे पानी पूरा ब्लॉक है। अब किन्हरो निकल नहीं पा सकते हैं। अब क्या यहाँ बिजली भी कटी हुई है? हाँ, 2-3 दिन से बिजली भी कटी हुई है जिससे नल जल का भाई पानी का भी सुविधा नहीं है। बिजली रहेगी नहीं तो पानी चलेगी कहाँ से? जल जमाव से हम लोग को बहुत तकलीफ है। हम 12 नंबर वार्ड के सदस्य हैं। ब्लॉक में भी सीओ साहब को भी बहुत कुछ कहा है बोले, लेकिन कोई सुनना नहीं है। अभी तक कोई प्रशासन की टीम पहुंची यहाँ तक? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था कोई नहीं पहुंच पाते हैं यहाँ पर। दलित लोग गरीब लोग का बस्ती है। गरीब लोगों का ये अर्सवार देखिए, मकान घर द्वार जो आगे पीछे जो लोग के क्या परिस्थिति है। किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, किसी तरह का समस्या हो जाएगा, आदमी कहाँ तो यहाँ पे जो लोग हैं अब ये जरा देखिए कि यहाँ अपने जरूरत की चीजों के लिए घर से बाहर किस कदर कंधे पे जो है वो सिलेंडर रख करके जा रहे हैं। और तमाम यहाँ पे जो दुश्वारियां हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है। ये भगवानपुर ब्लॉक का ये गांव जो आप देख रहे हैं, तो लगातार जो है वो प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए और जो यहाँ पे नाव है वो कम से कम एक व्यवस्था हो ताकि यहाँ से लोग बाहर निकल सकें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 भगवानपुर। इधर वैशाली में बाया नदी के बांध टूटने के कारण भगवानपुर प्रखंड के हरिवंशपुर गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गांव को एनएच से जोड़ने वाली सड़क पर पानी चढ़ जाने के कारण गांव का संपर्क एनएच से कट गया है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बरसाती नदियों में लगातार पानी बढ़ने के बाद किस कदर यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं। अभी हम वैशाली के भगवानपुर ब्लॉक में हैं और ये हरवंशपुर गांव है और ये जरा तस्वीर देखिए कि यहाँ पे गांव में जो पानी है वो किस कदर भरा है और यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो अपने घरों से निकल करके और ऊंची जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं। और इस कदर आप देख सकते हैं कि जो गांव वाले हैं वो घुटने भर पानी में जो है वो चल करके आ रहे हैं और एक एक घर जो है वो पूरी तरह से डूबा है। एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये हम लोग जो खड़े हैं ये गांव की मुख्य सड़क है जो एनएच से जाती है। वो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है वो एनएच है जो हाजीपुर मुजफ्फरपुर जाने का जो मुख्य मार्ग है NH 22 वो है और वहाँ पे ठीक बगल में ये हालात हैं। जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करते हैं, कितनी दिक्कत हो रही है, क्या क्या मुश्किल? बहुत ज्यादा दिक्कत है। पानी बाया नदी से आकर के यहाँ बहुत कष्ट दिए हुए, किसी को खाने पीने के लिए नहीं है। सर बांध टूटा हुआ है। हाँ, और कोई यहाँ देखने के लिए कोई आदमी नहीं आया है अभी तक। पानी घुसा हुआ है। हम लोग के इतना बकरी उकड़ी है, खसी पोसी में सब सारा चारा बिना मर रहा है। हम लोग तबाही। जानवर भी कहाँ ले गए? अब अलग हटा दिए हैं। पूरा पानी जो है वो किस कदर यहाँ पे भरा है उसकी एक तस्वीर दिखाते हैं।
और ये देखिए सामने वाले जो आप घर देख रहे हैं वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। और चलते हैं और देखते हैं उस परिवार की क्या हालात है। दिक्कत मवेशी के लेके हुआ हाथी अगोर ले ना 2 साल से ना एक चुटकी अनाज हो ना कुछ हो। ये हालात आप देख रहे हैं भगवानपुर ब्लॉक का कि जहाँ पे पूरी जो घर है वो पानी में डूब चुका है। और यहाँ से लोग जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि जो सुविधाएं हैं वो मुहैया होनी चाहिए, जानवरों का जो चारा है वो नहीं मिल रहा है, प्रशासन तत्काल इस पर ध्यान दे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 भगवानपुर। लखीसराय में बीती देर रात हुई मूसलाधार बारिश से शहर में जलजमाव की स्थिति है। शहर की सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। बारिश का पानी नगर थाना की बैरक में घुस गया है, जिससे पुलिसकर्मी काफी परेशान हैं। पुलिसकर्मियों की बेड के नीचे घुटने भर पानी जमा है, जिससे बैरक में रह रहे पुलिसकर्मियों को सांप बिच्छू का डर सता रहा है। अपराधियों से निपटने के बजाय जवान बैरक में जमे पानी को निकालने की जुगाड़ में है। शहर के शहीद द्वार जमुई मोड़ के पास भारी जलजमाव है, लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। 24 घंटा ड्यूटी है सरकार की, लेकिन रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग के बेड पे ऊपर है, नीचे पानी भरा हुआ है और इसमें चींटी चढ़ता है, बिच्छा चढ़ता है, जान माल का काफी खतरा है। हम लोग 24 घंटा एक तो बाहर में जाते हैं तो उधर बदमाशों से या दुश्मनों से डर है, यहाँ सांप बिच्छा से डर है। राज्य के +2 स्कूलों में अब भी बच्चों की उपस्थिति 10% से ज्यादा नहीं बढ़ी है और कोरोना को लेकर बच्चों और पेरेंट्स में खौफ कम नहीं हुआ है। राजधानी के सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल गर्दनीबाग में जब से स्कूल खुले हैं 10% से भी कम छात्राएं उपस्थित हो रही हैं। स्कूल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। राज्य में पिछले 12 जुलाई से ही सभी +2 से ऊपर के शैक्षणिक संस्थान खोल दिए गए, लेकिन स्कूलों में अब भी रौनकें नहीं लौटी है। यानी 5 से 10% बच्चे ही उपस्थित हो रहे हैं, जबकि सरकार ने आदेश दिया था कि 50% बच्चे उपस्थित हो सकेंगे, अल्टरनेट डे पर क्लासेज चलेंगी। लेकिन आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की तस्वीर है गर्दनीबाग की। यहाँ पर तकरीबन 10% जो छात्राएं हैं वो उपस्थित हुई हैं। टीचर का प्रयास है जो सिलेबस छूट गया है उस सिलेबस को पूरा किया जाए, लेकिन बच्चों की उपस्थिति काफी कम है। कहीं ना कहीं एक डर है। जरा हम बात करते हैं, क्या लग रहा है कि आप लोग अभी कम संख्या में उपस्थित हो रहे हैं? हाँ, एक्चुअली क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कोविड के वजह से भी ज़्यादा स्कूल भी खोलने का कोई मतलब वो नहीं था, बट फिर भी अल्टरनेट डे स्टार्ट हो गया तो फिर भी अभी मतलब 50% या फिर 20% लड़कियाँ आती हैं। अभी भी कुछ डर है। कितने को तो जो साथी है मेरे वो आना चाहती है, लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं आने दे रहे हैं कोविड के कारण। फिर भी हम लोग अपना सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइजर मास्क लेके आते हैं और मैम हम लोग का सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। पढ़ाई के लिए आप लोग को तो बगावत नहीं करना पड़ता घर में, पेरेंट्स रोकते भी हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स भी नहीं आने दे रहे हैं और रास्ते में भी काफ़ी कठिनाई है आने जाने में। सड़क नहीं है समुचित और इर्द गिर्द जो काफ़ी गंदगी मलबा सब जमा हुआ है, तो पेरेंट्स आते हैं तो देखते हैं कि स्थिति सही नहीं है और कोरोना के मद्देनजर तो साफ सफाई बहुत जरूरी है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। हम के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी से SC/ST एक्ट को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। मांझी ने कहा कि पीएम से मुलाकात काफी सकारात्मक रही। देखिए हमारे सहयोगी अमितेश की रिपोर्ट। करते हैं बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी से। सर, आज आपकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या आपने मांग की उन? देखिए, कुछ सामाजिक मुद्दे थे और कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं और भी विकास, बिहार के विकास के लिए जो मुद्दे हैं वो सब हम लोग बात किए हैं। विस्तृत चर्चा हुई है। अब बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई। हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, बिहार के जो पिछड़े लोग हैं, बिहार के जो अल्पसंख्यक लोग हैं और जो बिहार के दलित भाई हैं, सबके प्रति सोच रखते हैं। उन्होंने हमें विश्वस्त किया है कि हम इस पर बात करेंगे और उसके बाद जो भी होगा, हम समझते हैं, हम आशान्वित हैं। हमने जो मांगे रखी है उस पर प्रधानमंत्री जी गौर करेंगे। ये थे संतोष मांझी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव के बयान पर खेल मंत्री आलोक रंजन झा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिहार के विकास के मुद्दे पर ध्यान नहीं देते, बल्कि सामाजिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं। तेजस्वी जी को बिहार के विकास से तो कोई मतलब है नहीं। उनको ऐसे ही मुद्दा को लेकर के बिहार में धरना देना है, आंदोलन करना है।
आज तक तो न वो कभी 15 साल में उनके समय में क्या शासन था वो आप सब लोग देखे, न विकास से मतलब था, कुशासन था, अपहरण था, उद्योग था, क्या व्यवस्था थी। इधर दुमका में अंधविश्वास की जड़ें काफी गहरी हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। यहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई थी। हद तो तब हो गई जब मृत युवती के शरीर पर गोबर लेपकर परिजन उसके जिंदा होने के इंतजार में बैठे रहे। गोपीकांदा थाना क्षेत्र दलदली गांव की घटना है, जहां एलिजाबेथ हांसदा पर सोमवार को आकाशीय बिजली गिरी और इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसके परिजन उसे घर लेकर आए और अंधविश्वास में पकड़कर जिंदा करने का जतन चलता रहा। इसके लिए घर वालों ने मिट्टी गोबर का लेप लगाया उसके शरीर पर और फिर चमत्कार से उसके जिंदा होने की उम्मीद में बैठे रहे। मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तब मौके पर पहुंचकर उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। वही जो पहले वाला लोग बोल रहा था गोबर लिपने से फिर बचे जाएगी। अच्छा, गोबर लगाने से ठीक हो जाता है, तो गोबर उबर लगाए? हाँ लगाए, फिर ठीक नहीं हुआ। तो फिर पुलिस आई थी? हाँ। तो पुलिस क्या बोली? वो लोग क्या बोले, अभी ये मर गई है, पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अच्छा, पोस्टमार्टम, तो यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले। जमुई जिले के झाझा थाना इलाके में एक 7 साल के बच्चे के अंधविश्वास में गला रेतकर हत्या कर दी गई है। बच्चे का शव लुगाई पहाड़ी से बरामद किया गया है। मृतक का नाम मिथुन कुमार है, जबकि हत्या करने वाले युवक का नाम लाटू दास। पुलिस ने हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। चाय गांव की यह घटना है। लाटू दास ने उसको मोटरसाइकिल से नदी से उठा के लाया, दुकान पर उसको चॉकलेट बिस्कुट खिला के और उसको मोटरसाइकिल से बैठा कर ले गया जंगल के तरफ और वो उधर ले गया। कब का मामला है ये? कल का। ये लाटू दास कौन है? लाटू दास गांव के लड़का। मतलब किस चीज को लेके विवाद था या कुछ? कोई चीज की नहीं बात, कोई चीज की नहीं। अच्छा, मैंने दिन में 10 बजे वो लेके गया। हाँ। आपने थाने में सूचना दी? नहीं, हम लोग खोज रहे थे कि कहाँ खोजने के बाद फिर थाना आप लोग आए ना? हाँ, थाना। फिर पुलिस जाके बरामद किया डेड बॉडी? पुलिस ने बरामद किया। कहाँ पे मिला डेड बॉडी? कहाँ डेड बॉडी मिला? डेड बॉडी जंगल में मिला सर। मिथुन कुमार नाम का एक बालक था, उसको अपहरण की सूचना मिली थी और उसके अपहरण की सूचना पर एक पुलिस टीम गठित की गई और उस टीम ने जब अपना अनुसंधान शुरू की उनके लापता होने के बारे में, तो एक संदिग्ध लाटू दास को पुलिस अपने गिरफ्त मिली और उनके पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि उन्होंने अंधविश्वास के बकाओं में आकर के उसकी हत्या कर दी। और खबर है वैशाली से, जहां 15 महीने का तेजस एक अज्ञात और घातक बीमारी से जूझ रहा है और इस बच्चे की जान बचाने के लिए पीड़ित परिजनों ने हाजीपुर से लेकर पटना, चेन्नई और दिल्ली के एम्स तक के डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बच्चे का इलाज नहीं हो सका। परिजनों का यहां तक कहना है कि चेन्नई और दिल्ली में तो डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया कि इसे बचा पाना मुश्किल है, क्योंकि इसके इलाज में करोड़ों का खर्च है, जो तेजस के परिवार वालों के लिए नामुमकिन है। अब पीड़ित परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तेजस की मां का कहना है कि उसने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी पीड़ित बच्चे अयांश की खबर देखी और उससे लगता है कि अयांश वाली बीमारी उसके बच्चे तेजस को है। पीड़ित तेजस के माता पिता ने मदद की गुहार लगाई है। जो पटना में अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार है, चल रहा है ये 16 लाख का जो इंजेक्शन है। तो ये हम जब अयांश कुमार का वीडियो देखे, ये बात देखने के बाद अयांश कुमार का वीडियो देखे तो थोड़ा सा हौसला जगा। हम भी देखे कि बच्चे को तिलते हुए मरते हुए नहीं देख सकते हैं। यही बात पे ये सब बात सवाल हमें लोग लग रहा है जो अयांश का बीमारी वही बीमारी। हाँ, वही बीमारी, क्योंकि अयांश कुमार भी वो भी है तो किसी तरह मैंने कि सरू नहीं उठाता है, पैरा नहीं भाज पाता है, इसी तरह ये भी है कि कुछ भी नहीं खाता है। ये ही जैसा ही भी है, बिल्कुल उसके ही जैसा लगा। आपको लग रहा है उसको? हाँ, उसी के जैसा। लेकिन डॉक्टर नहीं बताया? नहीं, हमें नहीं बताया था, क्योंकि बोला कि आप गरीब फैमिली से हो, तुम लोग के बस की बात नहीं है, ले जाओ तुम अपने घर पे, इसको सेवा बर्दाश्त करो, कोई उपाय नहीं है तुम्हारे बच्चे को। हमारा बच्चा बने की बहुत गंभीर रूप से पीड़ित होते गया। हम लोग का परसों मैंने अटेंडम हम लोग को सूचना मिला कि ऐसे बच्चा का भी वैसा ही बीमारी है, पहले जानकारी नहीं लोग दिया था, तो देख ले कि 16 करोड़ रुपया जुटा पाना
हमारे पंचायत में कोई सब परिवार नहीं कि 16 करोड़ से इलाज करा सकता है, लेकिन इस परिस्थिति से घर का देखते हुए जो कि ज़मीन है घर पर बचा हुआ है, बाकी सब ज़मीन बेच दिया। 2-4 कट्ठा ज़मीन में था। बेचने के बाद में अब वो देखा कि अब तो इलाज हो नहीं पाएगा, हमारे पास में शक्ति इतना है नहीं, तो आदमी चला गया अपना, हरियाणा रहता है, कुरियर में अपना काम करता है, चला गया। उसके बाद में हमको जब सूचना मिली है तो परसों 4:30 बजे से हम इसके पीछे पड़े हुए हैं। किस गरीब का यदि सामाजिक सहायता से यदि कुछ उपार्जन हो तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इधर गिरिडीह में बालू तस्कर बेखौफ दिख रहे हैं। सरिया प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थल राजदाह धाम स्थित उत्तर वाहिनी बराकर नदी से बालू तस्करी के लिए तस्करों ने रातों रात जंगल में रास्ता बना दिया। इसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची, ट्रेंच काटकर रास्ते को बाधित किया। वहीं वन विभाग ने जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों की तलाश कर उन पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। और आपको ये बताएं कि झारखंड सरकार ने एनजीटी के आदेश के बाद 15 अक्टूबर तक बालू खनन और उठाव कार्य को बैन कर रखा है और इसके बाद भी यहां हर दिन करीब 200 ट्रैक्टर से अधिक बालू का उठाव हो रहा है। बीते दिनों दूसरे घाटों से बालू का उठाव नहीं हो पा रहा था और ऐसे में बालू तस्करों ने राजदाह धाम के पास वन भूमि में रातों रात सड़क बना दी और इसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग ने रास्ते को बंद कराया है। बालू का यहाँ पे परिवहन हो रहा है जंगल से, तो हम लोग आज टीम गठित करके आए हैं हमारे प्रशासन के नेतृत्व में, और यहाँ पे आके हम लोग जेसीबी के माध्यम से यहाँ पे हम लोग इस ट्रेन को कटा दे रहे हैं ताकि बालू का अवैध परिवहन जंगल से ना हो सके। साथ ही दोषियों के विरुद्ध हम लोग पता करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इससे पूर्व में झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के तीसरे तल्ले से एक युवक ने छलांग लगाकर जान दे दी। युवक खूंटी के मुरहू का रहने वाला था, जिसने ईएनटी विभाग के बाथरूम की खिड़की से को तोड़कर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली है। घायल युवक को आनन फानन में रिम्स की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक सोमा पाहन खूंटी के मुरहू कटहल टोली का रहने वाला था और उसके भाई का रिम्स के न्यूरो आईसीयू में इलाज चल रहा है। रिम्स में इससे पहले भी आत्महत्या की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। रिम्स में एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ है। एक युवक ने रिम्स के तीसरे तल्ले से कूदकर अपनी जान दे दी है। युवक का नाम सोमा पाहन बताया जा रहा है और वो खूंटी के मुरहू इलाके का रहने वाला था, जो अपने भाई के इलाज के लिए रिम्स में आया हुआ था और उसने अचानक से रात में अगर कहा जाए तो तीसरे फ्लोर से बाथरूम की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी और उसे जिस तरह से जैसे ही वो गिरा उसे यहाँ पर रिम्स की इमरजेंसी में लाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस घटना के बाद से रिम्स पर सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस तरह की वारदात पर शिकंजा क्यों नहीं कस पा रहा है। रिम्स इस तरह की जो वारदातें होती है उसे क्यों नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे साथ हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक युवक ने कल कूद कर ईएनटी के 3rd फ्लोर से जान दे दी अपनी, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ आप लोगों ने जाना? उसके बारे में तो विशेष पता नहीं, जब वो कूदा तब हम लोग को पता चला कि वहाँ पर, बाकी उसके परिजन से मिलने के बाद पता चल पाएगा कि कारण क्या हुआ, मतलब कूदने का उसका पीछे क्या कारण था। ऐसे कूदे, जब वो कूदा तो हमारे सिक्योरिटी वाले भी गए, दौड़ के गए वहाँ पर और लेके हम लोग इमरजेंसी में आए, जहाँ पर उसे मृत घोषित किया गया, मतलब वो डेथ कर गया। डेड बॉडी अभी रखा हुआ है, परिजन का आने का इंतजार हो रहा है। बाथरूम की खिड़की से वो छलांग लगाई थी, जो सूचना मिल रही है खिड़की को शीशा तोड़ते हुए। शीशा टूटा कि नहीं ये तो वहाँ के लोग बताएंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या कि शीशा टूटा हुआ था। हाँ, तो वहाँ शीशा का जो था टूटा हुआ था और जैसे कि टूटने का निशान है वहाँ पर, तो उस हिसाब से लगता है कि ये शीशा टूटा हुआ, या हो सकता है कि शीशा का गैप जो होगा उसमें से ज़बरदस्ती घुसा होगा तो उस हिसाब से भी टूट गया होगा, तो इसीलिए अभी उस पर छानबीन चल रहा है। और इससे पूर्व में भी हाईकोर्ट ने कहा था, जिसके बाद से रिम्स में जालियां लगाई गई थी, जो ऊपर के फ्लोर हैं उसे घेरा गया था ताकि कोई भी इस तरह की वारदात को अंजाम न दे सके। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर घटना घटी है, तो ये ज़रूर है कि रिम्स प्रबंधन की कहीं ना कहीं लापरवाही है और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की वारदात दोबारा ना हो। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
इंदौर के स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि शहर में 100% बुजुर्गों को टीका लगाया जा चुका है। विभाग का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण के अपने लक्ष्य के बेहद करीब है और बहुत जल्द इंदौर 100% टीकाकरण के अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा कहर झेलने वाला मध्य प्रदेश का शहर इंदौर तीसरी लहर को लेकर बेहद सावधान है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंदौर में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इंदौर के शहरी इलाकों में बुजुर्गों का 100% टीकाकरण किया जा चुका है और इंदौर की पूरी आबादी के 85% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 24% योग्य नागरिकों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। अगर हम इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर में अभी तक करीब, अगर हम टोटल डोजेस की बात करें तो 29,73,000 डोजेस हम अभी तक लगा चुके हैं, जिसमें से करीब 23,91,000 डोजेस फर्स्ट डोज के रूप में लगाए जा चुके हैं, जो कि हमारे टारगेट का 85% है। उसी प्रकार अगर हम सेकेंड डोज की बात करें तो 5,82,000 डोजेस हम लगा चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट का 25% है। आपको बता दें, इंदौर के लोगों में शुरुआत से ही टीकाकरण के प्रति जागरूकता दिखाई दे रही है। टीकाकरण अभियान के शुरुआती दौर में भी यहाँ जगह जगह टीकाकरण केंद्र बनाए गए थे। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ कई अभियान चलाए। हालांकि इस दौरान कई बार टीके की आपूर्ति बाधित होने के चलते कुछ दिनों के लिए टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लगाना पड़ा था। बावजूद इसके इंदौर देश के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जहां वैक्सीनेशन की गति बाकी शहरों से बेहतर है। इसी प्रकार अगर हम 60 साल से ऊपर के लोगों की बात करें, जो कि हमारा टारगेट 3,13,43 था, उसके हमने 3,10,611 डोजेज अभी तक लगा चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट का 103% है। इंदौर के स्वास्थ्य विभाग का टीकाकरण को लेकर किया जा रहा दावा निश्चित तौर पर लक्ष्य को लेकर आश्वस्त करता है, लेकिन बेशक बुजुर्गों के टीकाकरण के 100% से अधिक के लक्ष्य प्राप्ति का दावा कई सवाल भी खड़े करता है। बहरहाल कोरोना के खतरे को लेकर गंभीर होते इंदौर का आंकड़ा बेशक सूबे के दूसरे शहरों के लिए मॉडल बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है और वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।